हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं, इसके पहले हिस्ट्री चल रहा था और हिस्ट्री में हम लोग देख रहे थे दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश में हम लोग पल्लव देख चुके थे, राष्ट्रकूट देख चुके थे और उसके बाद जो है यहाँ पर आप चोल वंश का पॉइंट दिया गया है। लेकिन पल्लव, राष्ट्रकूट और उसके बाद जो हम लोगों ने देखा था चालुक्य वंश कल्याणी, चालुक्य वंश वातापी, चालुक्य वंश बेंगी और चालुक्य वंश कल्याणी, वातापी और उसके बाद स्टार्ट बेंगी हुआ था और उसके बाद स्टार्ट हुआ था चोल वंश। तो चोल वंश में कुछ पॉइंट हम लोगों ने देख चुका था और कुछ पॉइंट जो चोल वंश का यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पर चोल वंश लास्ट नहीं होता, इसके बाद एक वीडियो और होगी चोल वंश में, वो हम लेकर आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, है ना, चोल काल में भूमि के प्रकार। मतलब चोल वंश, जब चोल वंश शुरू हुआ तो चोल वंश का जो भूमि का प्रकार था, भूमि को जो विभाजित किया गया था चोल वंश में, वो किस किस प्रकार में विभाजित किया गया था। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है वेल्लन वगई, है ना, वेल्लन वगाई। वेल्लन वगाई यह चोल वंश में एक भूमि का प्रकार है। भूमि का प्रकार कहने का मतलब है कि चोल वंश का जो साम्राज्य था उसमें जो भूमि वगैरह जो सबको दी गई थी, तो कितने प्रकार का भूमि था उसके बारे में वर्णन है। तो ये जो वेल्लन वगाई है, ये देखिए क्या होता था। वेल्लन वगाई जो है गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। मतलब गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि का अर्थ क्या हुआ? ऐसा किसान जो गैर ब्राह्मण था, मतलब ब्राह्मण नहीं था। तो चोल काल में गैर ब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं था, वैसे किसान की भूमि को क्या बोलता था? वेल्लन वगाई। वेल्लन वगाई जो है, ये जो वेल्लन वगाई है, ये क्या चोल वंश में वैसे लोगों की जमीन को कहा जाता था जो ब्राह्मण नहीं है, अर्थात गैर ब्राह्मण है। ठीक है। उसके बाद दूसरा टाइप था ब्रह्मदेह। ये ब्रह्मदेह जो है चोल वंश में भूमि का दूसरा प्रकार था। और ये ब्रह्मदेह किसको बोलते थे? तो ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्राह्मण को उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? ब्रह्मदेह, है ना। ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि क्या कहलाती थी? ब्रह्मदेह। ठीक है। और एक तीसरा प्रकार जो चोल काल में था वो था सालाभोग। क्या है? सालाभोग। ये एक तीसरे प्रकार की भूमि थी और ये क्या थी? किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, है ना। किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि का अर्थ है विद्यालय का प्रांगण या फिर जो उसके आसपास की भूमि जो विद्यालय को दी गई है उसको क्या बोलते थे? सालाभोग। सालाभोग। और ये कब बोलते थे? तो ये चोल काल में बोलते थे। ठीक है। उसके चौथा पॉइंट है देवदान। क्या है? देवदान या फिर तिरुमटडक्कनी, है ना, तिरुमटडक्कनी। ये देवदान या तिरुमटडक्कनी जो था, ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि थी। मतलब चोल काल में मंदिर को दान में या उपहार में जो भूमि दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? देवदान बोलते थे, या फिर उस भूमि को क्या कहते थे? तिरुमटडक्कनी। है ना, तिरुमटडक्कनी। ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। और सबसे लास्ट और चौथे प्रकार की भूमि थी, यह है पल्लीचंदम। पल्लीचंदम जो चोल काल में जो चौथे प्रकार की भूमि है, पल्लीचंदम, ये क्या था? जैन संस्थाओं को, है ना, जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। जैन संस्था को जो दान में भूमि दी जाती थी उसका नाम क्या था? पल्लीचंदम। पल्लीचंदम। तो जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि पल्लीचंदम थी। और एक नोट है, एक पॉइंट है, यहां पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को समझ लीजिए क्या है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गजनी का सुल्तान महमूद, है ना, गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गजनी का सुल्तान जो था महमूद, ये किसका समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम का। और राजेंद्र प्रथम आप जान रहे हैं कि चोल वंश का शासक था। तो गजनी का सुल्तान जो महमूद था, ये राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि महमूद किसके समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम का। या राजेंद्र प्रथम किसके समकालीन थे? महमूद का। तो ये अभी तक हम लोग चोल वंश का पॉइंट देख रहे थे, चोल काल में भूमि के प्रकार। और यहां भी चोल वंश का ही पॉइंट है गाइस, और इसको हम लोग देखेंगे, वन लाइनर है। आइए देखते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी, राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। देखिए, राजेंद्र द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? प्रकेसरी की। और राजेंद्र तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण की? तो राजकेसरी की। ये प्रकेसरी और राजकेसरी, यह है ना गाइस, प्रकेसरी और राजकेसरी याद रखना है। प्रकेसरी राजेंद्र द्वितीय और राजकेसरी वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र राजकेसरी और राजेंद्र द्वितीय प्रकेसरी की उपाधि धारण की। दोनों चोल वंश के शासक हैं। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश का, है ना गाइस, चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था?
राजेंद्र तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, आगे का पॉइंट देखते हैं। चोल एवं, देखिए, चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम, गोवा के कदम्ब शासक का नाम क्या है? जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ था, है ना, मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। कह रहा है चोल में और पश्चिम चालुक्य के बीच में, चोल में और पश्चिम चालुक्य के बीच में, है ना, चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के, कहां के? गोवा के कदम्ब शासक, क्या नाम है? जयकेश प्रथम। गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। किसकी निभाई थी? मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है विक्रम चोल, है ना, विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवाया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, चिदंबरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था? विक्रम चोल ने। चिदंबरम मंदिर का विस्तार किसने करवाया था? विक्रम चोल ने। तो विक्रम चोल, है ना, अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से, है ना, जो जनता अभाव में है, अकाल में है, उस गरीब जनता से राजस्व वसूल करके, मतलब उससे चंदा चिट्ठा पैसा ले करके चिदंबरम मंदिर का विस्तार करवाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विक्रम चोल ने। आगे बढ़ते हैं। कलोत्तुंग द्वितीय, है ना गाइस, देखिए, कलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। तो देखिए, गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में किसने फेंकवा दिया? कलोत्तुंग द्वितीय ने। कलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य में, समय कालांतर मतलब हुआ काल का अंतर, बहुत समय के बाद जो है वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया, मतलब वही मूर्ति को जो फेंकवाया था विष्णु जी का, फिर उसी मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में, कहाँ लेते गया? तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। मतलब पुनः उसी मंदिर को फिर तिरुपति के मंदिर में, उसी मूर्ति को फिर तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। किसने किया? तो ये वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने। और जो गोविंदराज विष्णु की मूर्ति थी उसको कौन फेंकवा दिया था? तो कलोत्तुंग द्वितीय ने। कलोत्तुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर में स्थित था गोविंदराज विष्णु की मूर्ति, उसको फेंकवा दिया था। आगे बढ़ते हैं। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी थे को पेरुंदरम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरन, है ना, क्या कहता था? निम्न को सेरुंदरन, है ना, कहा जाता था। तो चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुंदरम कहा जाता था और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंदरन कहा जाता था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में, सारा जो पूरा का पूरा जो चोल साम्राज्य ये 6 प्रांत में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम को कोट्टम और कोट्टम नाडु एवं नाडु को कई कुर्रमों में विभक्त था। देखिए, ये जो प्रांत है मंडलम कहा जाता, 6 प्रांत को मंडलम कहा था। मंडलम कोट्टम में विभक्त था। तो मान लीजिए ये मंडलम है और बहुत सारा जो है कोट्टम मिलके एक मंडलम बनेगा, है ना, बहुत सारा कोट्टम मिलेगा तो एक मंडलम बनेगा और बहुत सारा नाडु मिलेगा तो एक कोट्टम बनेगा और बहुत सारा नाडु मिलेगा तो एक कोट्टम बनेगा और कई कुर्रम मिलेगा तब एक नाडु बनेगा। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है चोल वंश का कि सबसे बड़ा प्रणाली क्या था? मंडल। अब मंडल से छोटा क्या था? कोट्टम। अब कोट्टम छोटा नाडु और नाडु छोटा कुर्रम। तो वही कहा रहा है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांत में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु जो है कुर्रम में विभक्त था, है ना। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु कुर्रम में विभक्त था। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम के व्यू से, नाडु की स्थापना, है ना, नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर, नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार, नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। हम लोगों ने देखा है कि नाडु के स्थानीय सभा को नाटूर, नाडु के स्थानीय सभा को नाटूर एवं ये जो नगर है
नगर के स्थानीय सभा को नगर तारा, देखिए नगर तार है ना, ये है नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था और नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आगे, अगला पॉइंट को। बेल्लाल जाति के धनी लोग है ना, देखिए बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। कह रहा है नाडु जो एक प्रांत है उस प्रकार के काम काज में ये जो बेल्लाल जाति का लोग था, बेल्लाल जाति के जो धनी किसान थे, तो इनका जो है अच्छा खासा नियंत्रण था, है ना। और आगे देखिए, उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, है ना, मुवेद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले को कहते हैं। 3 राजा को अपनी सेवा जो प्रदान करता है जो भी बेल्लाल किसान, उसको मुवेद वेलन कहते हैं, मुवेद वेलन है ना। और उसके बाद है अर-इयार, अर-इयार का अर्थ है प्रधान। अर-इयार जैसी उपाधियां दी, उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। देखिए इस पॉइंट को बेहतरीन ढंग से समझिए। बेल्लाल जाति का जो भी धनी किसान होता था तो उसका जो है ये नाडु जो है, जो प्रांत होता था नाडु जो टूटा हुआ था, प्रांत के काम काज में अच्छा खासा नियंत्रण था, एक बात ये है। और उसमें से जो है जो कई धनी जो भूस्वामी होते थे वो चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, मतलब 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान 3 राजा को अपना सेवाएं प्रदान करेगा तो वो क्या होगा, मुवेद वेलन कहलाएगा। और अर-इयार भी कहते हैं उसको, जो प्रधान हुआ, अर-इयार भी कहते हैं जो राजाओं को सेवा देता है। अर-इयार अर्थात प्रधान जैसी उपाधियां दी, और ये उपाधि राजा देता था किसको, ये बेल्लाल जाति के धनी किसानों को जो राजा की मदद करते थे। तो अर-इयार या मुवेद वेलन। तो आपसे पूछा जाएगा चोल काल में मुवेद वेलन किसको कहा जाता था, तो ये कहा जाता था जो बेल्लाल जाति के धनी किसान होते थे उनको। ठीक है, और उनको उपाधि अर-इयार का भी दी जाती थी और मुवेद वेलन की भी दी जाती थी। तो जैसी उपाधियां उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे जाते थे। ठीक है, ये पॉइंट जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आग है। इस पॉइंट को आप देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। एकदम छोटा सा पॉइंट है और नहीं कह सकते हैं कि कितना बार ये कितने एग्जाम में पूछा गया है, हम इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। कहा जाएगा क्वेश्चन कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, स्थानीय प्रशासन, या फिर स्थानीय प्रशासन किस दक्षिण भारतीय वंश का जो है प्रशासन, किस दक्षिण भारतीय वंश का मुख्य विशेषता था, तो ये किसका होगा, चोल का। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी, स्थानीय प्रशासन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, उर। ये पॉइंट भी आग का गोला है, इसको अभी तुरंत याद कर लीजिए। उर, हर्षौर, उर जो है इसको देखिए, उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी। उर्व क्या थी, चोल काल में सर्वसाधारण लोगों की एक समिति थी। उर क्या थी, तो चोल काल में सर्वसाधारण लोगों की एक समिति थी, ठीक है ना, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण। सार्वजनिक कल्याण मतलब सबके कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों, है ना, तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चोल काल में उर का अर्थ क्या है। तो चोल काल में उर का मतलब यह था कि जो वहां के साम्राज्य का जो सिंपल लोग, जो साधारण जनता होती थी, उनकी एक कमेटी होती थी जो वहां के रहने वाले गांवों में तालाबों का निर्माण कराती थी और बगीचों के, है ना, निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करवाती थी। तो उस समिति का नाम, जो एक सिंपल लोगों का समुच्चय था, उसको उर कहते थे चोल काल में। तो यहां तक गाइस हम चोल वंश का कुछ पॉइंट देख चुके हैं, और अगली वीडियो में चोल वंश का जो लास्ट शेष पॉइंट है, इसके बाद कुछ पॉइंट है, उसको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर हमारे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आए दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी हर चीज का वीडियो मिलेगा और लुसेंट बेस्ड भी मिलेगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।